गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत प्रदूषण टॉपिक की चर्चा करते हुए वायु प्रदूषण और उसका प्रबंधन टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज और साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं वायु प्रदूषण के विषय में कि वायु प्रदूषण क्या है और इसका प्रबंधन हम किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहले यह देखना है कि जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं। एक स्रोत होता है जिसको कहते हैं प्राथमिक स्रोत और एक होता है जो द्वितीयक सोर्स है। प्राथमिक सोर्स के अंतर्गत जैसे ब्लैक कार्बन एरोसोल होता है, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड और पार्टिकुलेटेड मटेरियल है पीएम जिसको कहते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब जो एलिमेंट हैं ये एक प्रकार से प्राथमिक प्रदूषक हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी भी प्रकार से हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ से ये सब प्राथमिक प्रदूषक के रूप में निकलते हैं। लेकिन जब इन्हीं प्राथमिक प्रदूषक का किसी और एलिमेंट के साथ संपर्क होता है तो वह द्वितीयक प्रदूषक के दायरे में पहुंच जाता है। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एक द्वितीयक प्रदूषक है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड का जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब यही सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यह भी द्वितीयक प्रदूषक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, यह जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है। उसी प्रकार जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर ओजोन बनता है। ओजोन दो प्रकार का होता है, एक ओजोन होता है जिसको कहते हैं सतही ओजोन और एक ओजोन होता है जो समताप मंडल में विद्यमान है। समताप मंडलीय जो ओजोन होता है उसका विशेष कार्य होता है अल्ट्रावायलेट रे से पृथ्वी पर उपस्थित जीवन की सुरक्षा करना। लेकिन यह जो सतही ओजोन होता है, यह सतही ओजोन एक प्रकार से वायु प्रदूषण के दायरे में आता है। तो सतही ओजोन वायु प्रदूषण का कार्य करता है, जबकि समताप मंडलीय ओजोन जो होता है यह पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। इसी प्रकार पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये भी द्वितीयक प्रदूषक के दायरे में आता है। और यहाँ पर जो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, इसका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो C2H3NO5 होता है। यहाँ पर जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन से अंतःक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप बनता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऐसे ही है, आपसे ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप जानते रहें तो ठीक ही है कि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट कैसे बनता है कि जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोकार्बन का तात्पर्य होता है कि जो हमारे आयल होते हैं, चाहे कच्चा तेल क्रूड आयल जो होते हैं, जिसके अंतर्गत डीजल, पेट्रोल इत्यादि आते हैं, तो वो सब हाइड्रोकार्बन के दायरे में आते हैं। जब किसी जीवाश्म ईंधन का हम दहन करते हैं, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, तो वहां से हाइड्रोकार्बन निकलता है और उस हाइड्रोकार्बन का जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड के साथ क्रिया होता है तो बनता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। साथ में जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके विषय में कुछ विशेष तथ्य, इसको ध्यान से समझिए। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वाष्पशील जैव यौगिक भी कहते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो सकता है। अगर यह एटमॉस्फेयर में एक सीमा से अधिक हो जाए तो यह कैंसर की समस्या को उत्पन्न करता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा होता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, स्मॉग के निर्माण में भी यह वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है यह कहाँ से निकलता है, तो जो पेंट इंडस्ट्री होती है वहाँ से निकलता है। लकड़ी से भी इसका उत्सर्जन होता है। जो परिरक्षक एलिमेंट होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी खाद्य पदार्थ का संरक्षण करते हैं, वहाँ से भी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का उत्सर्जन होता है। फिर एरोसोल स्प्रे से होता है।
साथ में जो क्लिंजर होते हैं जिससे हम साफ सफाई का काम करते हैं, यहाँ से भी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट निकलता, नहीं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है। साथ में जो कीटाणुनाशक हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं उसमें भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत से सोर्स हैं जहां से इसका उत्सर्जन होता रहता है, और यह इसलिए घातक है क्योंकि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यह कोहरे के साथ मिलकर के क्या बनाता है, धूम्र कोहरा बनाता है, अर्थात स्मॉग का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इसको थोड़ा हमको ध्यान से समझना चाहिए। अब आगे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब बात करते हैं जो स्मॉग होता है, स्मॉग हम किसको कहते हैं। स्मॉग में यहाँ पर देखिए, स्मॉग का तात्पर्य यहाँ पर एक कोहरा लिखा गया है, इसको लिखना चाहिए था धूम्र कोहरा। क्या लिखना चाहिए था? धूम्र कोहरा है ये धूम्र कोहरा को हम स्मॉग कहते हैं इंग्लिश में। अर्थात यह दो एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, एक होता है स्मोक और एक होता है फॉग। स्मोक का तात्पर्य ये होता है जब किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, क्या जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, तो यहाँ से निकलने वाला जो एलिमेंट होता है उसी को कहते हैं स्मोक। और यह स्मोक जब फॉग के साथ क्रिया करता है तो बनता है स्मॉग, अर्थात धुआं प्लस फॉग, कोहरा। फॉग क्या है? एक प्रकार से कोहरा है। तो इसका तात्पर्य है कि जो धूम्र कोहरा की समस्या है यह खास तौर पर शीत ऋतु में ही देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? शीत ऋतु में, क्योंकि कोहरे की समस्या शीत ऋतु में ही होगी। ग्रीष्म ऋतु में तो इसकी समस्या हो नहीं सकती। इसका तात्पर्य है ग्रीष्म ऋतु में यदि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग आवश्यकता से अधिक किया जा रहा है तो उसके प्रयोग से स्मॉग का उत्सर्जन होगा, और यह स्मॉग जो है फॉग के साथ जब क्रिया करता है तो धूम्र कोहरे का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें कुछ और एलिमेंट हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस धूम्र कोहरे के फॉर्मेशन। कौन है? जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, यहाँ पर आप देखिए कि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड का जब हाइड्रोकार्बन के साथ अंतःक्रिया होता है तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। इसका तात्पर्य यहाँ पर समझिएगा, यह जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है जो एटमॉस्फेयर में विद्यमान है, जब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है इसका प्रकाश रासायनिक विघटन हो जाता है। फोटोकेमिकल डिसएसोसिएशन होता है, यह विघटित हो जाता है और विघटन होकर के नवजात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और यही जो नवजात ऑक्सीजन है, यह नवजात ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात बनाता है सतही ओजोन। क्या बनाता है? सतही ओजोन। और यह जो सतही ओजोन होता है, यह सतही ओजोन जब स्मॉग के साथ क्रिया करता है, किसके साथ? स्मॉग। स्मॉग मतलब समझ रहे ए, अर्थात स्मॉग प्लस फॉग। तो स्मॉग प्लस फॉग के साथ जब यह सतही ओजोन रिएक्शन करता है तो किसकी उपस्थिति में? अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति। अर्थात यहां पर स्मॉग अर्थात स्मॉग प्लस फॉग, इसका तात्पर्य है कि यहां पर हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। स्मॉग का मतलब क्या है? दो चीजें हैं ना, स्मोक है, स्मोक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन, और साथ में शीत ऋतु होनी चाहिए तभी तो फॉग होगा। तो हाइड्रोकार्बन होगा, शीत ऋतु होगी तब फॉग बनेगा। साथ में ओजोन मिलना चाहिए। कौन सा ओजोन? सतही ओजोन। लेकिन सतही ओजोन तब बनेगा जब नवजात ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सतही ओजोन बनता है, और ये दोनों अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उस कंपाउंड का नाम होता है एशियन ब्राउन क्लाउड। इसे एशियन ब्राउन क्लाउड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार घटना एशिया वाले महाद्वीप में देखने को मिली थी, वो भी पूर्वी एशिया जो चाइना वाला सेक्शन है। तब से इसका नाम एशियन ब्राउन क्लाउड नाम दिया गया है, क्योंकि इसका कलर जो होता है ब्राउन रंग का होता है, और यह इसलिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। इसी का नाम है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, अर्थात फोटोकेमिकल स्मॉग। इसकी उपस्थिति में होता क्या है, हमें पता कैसे चलता है कि स्मॉग का फॉर्मेशन हो गया है, अर्थात एशियन ब्राउन क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है? इसकी पहचान ये है कि आंखों में जलन होने लगती है और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और आप देखते हैं शीत ऋतु में खास करके ये समस्याएं उत्पन्न होती, क्योंकि उस समय यही एशियन ब्राउन क्लाउड बनने लगता है। और ध्यान रखिएगा, जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले
गंधक अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड से हो जाता है तो यही कोहरा और जहरीला हो जाता है और जानलेवा हो जाता है। क्या हो जाता है? जानलेवा हो जाता है। तो ये हमको बात समझनी है कि जो शीत ऋतु होती है यह थोड़ा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि वायु ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण सतह की तरफ बैठती है, और जब बैठती है तो जितने भी कह सकते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण है ये सब भी सतह पर बैठने लगते हैं, और कहीं ना कहीं श्वसन के माध्यम से ये पॉल्यूटेंट मटेरियल हमारे फेफड़े के माध्यम से कहीं न कहीं कोशिका तक पहुंचता है और ब्लड तक पहुंचता है और तरह तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जब गंधक के साथ कोहरे का संपर्क होता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है, और इस तरह के जहरीले कोहरे को क्या कहते हैं? धूम कोहरा या काला कोहरा कहते हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि धूम्र कोहरा या काला कोहरा हम किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब कोहरे का संपर्क किससे हो जाए? सल्फर डाइऑक्साइड से हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? धूम कोहरा या काला कोहरा कहते हैं। स्मॉग किसे कहते हैं? जब स्मॉग प्लस फॉग मिलता है। स्मॉग का तात्पर्य होता है जीवाश्म ईंधन से बनते हैं स्मॉग अर्थात हाइड्रोकार्बन। जीवाश्म ईंधन में भी कई प्रकार के ईंधन होते हैं, अर्थात उसमें कुछ पेट्रोलियम कह सकते हैं ईंधन है, और इसमें कुछ ऐसे ईंधन है जैसे जलावन की लकड़ी है, लेकिन सबसे किसी ना किसी रूप में हाइड्रोकार्बन निकलते ही निकलते हैं। और फॉग का तात्पर्य है शीत ऋतु। अजब, यह स्मॉग प्लस सतही ओजोन आपस में मिलता है अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में, एशियन ब्राउन क्लाउड बनता है। लेकिन सतही ओजोन कब बनेगा ये भी ध्यान रखना है। सतही ओजोन तब बनता है जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रकाश रासायनिक विघटन के माध्यम से नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, और यह नवजात ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो सतही ओजोन बनाता है। ये सब आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटर रिलेशन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझिएगा कि जिससे आपको सहजता से प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। फिर यहाँ पर बात होती है कि इसका समाधान कैसे। अब देखिए, भारत में अब ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक शहर में एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या देखने को मिलती है। एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या वहीं पर देखने को मिलती है कि जो पहली चीज़ तो बहुत बड़े शहर हों, मेट्रोपॉलिटन हों, साथ में वहाँ पर शीत ऋतु काफ़ी भयानक रूप में होती हो, शीत ऋतु काफ़ी स्ट्रांग हो, साथ में वहाँ पर बहुत प्रकार के व्हीकल चलते हों। तो आप समझिए, भारत में अगर हम मेगा सिटी की बात करें तो मेगा सिटी के दायरे में भारत में कितने शहर आते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आप नाम जानते होंगे, दिल्ली का है, मुंबई है और कोलकाता है, 3 ही सिटी आते हैं। लेकिन क्या एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या मुंबई में देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुंबई में शीतलहर का प्रकोप नहीं रहता है। तो जब शीतलहर का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि यह समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसी प्रकार कोलकाता में भी एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी समुद्र तट के समीप ही स्थित है, तो यहाँ पर भी शीतलहर की उतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन दिल्ली जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेगा सिटी है, यहाँ पर शीतलहर अपने चरम पर होती है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार से देखा जाए विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, तो यहाँ का टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है। तो शीतलहर यहाँ पर जब प्रचंड रूप धारण करती है, उस दौरान दिल्ली के आसपास या दिल्ली शहर के अंदर जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। कोहरा है ही है, साथ में आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन है, और अल्ट्रावायलेट रे मिलेगी ही, क्योंकि सन रे आती ही आती है। इन सब की उपस्थिति में एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या देखने को मिलती है दिल्ली में विशेष तौर। दिल्ली ही नहीं बल्कि जो नॉर्थ इंडिया का सेक्शन है, नॉर्थ इंडिया में जो भी बड़े शहर हैं जैसे कानपुर है, लखनऊ है, इन सब शहरों में भी धीरे धीरे एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ठंडक चरम पर रहती है और यहाँ पर भी बहुत सारे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका समाधान क्या है? जीवाश्म ईंधन का बहुत बड़ा सोर्स एक प्रकार से ईंट के जो भट्ठे होते हैं, यहाँ पर जब कोयले का दहन किया जाता है तो उस कोयले के दहन से अत्यधिक मात्रा में सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो एशियन ब्राउन क्लाउड के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन पे हमको थोड़ा रोक लगानी चाहिए। खैर, इसके बगैर तो काम चलता नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रकार के ईंट के भट्ठों को शहर से दूर कहीं पर स्थापित करने की व्यवस्था करें।
और ऐसा आप दिल्ली जैसे शहर में देख भी रहे हैं कि दिल्ली के पेरीफेरी में आपको कहीं पर भी ईंट के भट्ठे नजर नहीं आए। साथ में औद्योगिक केंद्रों का भी क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। दिल्ली फरीदाबाद के सेक्शन में जो बहुत से इंडस्ट्रियल क्षेत्र थे, वहां से बहुत सी कंपनियों को विस्थापित किया गया। खास करके बदरपुर बॉर्डर पे जो एक आप कह सकते हैं एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट था, उसको भी यहां से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां से अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड निकलते थे, जो एशियन ब्राउन क्लाउड को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। उसी प्रकार इस पे रोक लगाने के लिए बहुत से कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे फेम इंडिया प्रोग्राम। फेम इंडिया प्रोग्राम का तात्पर्य हाइब्रिड किस्म की गाड़ियों का प्रयोग यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। इलेक्ट्रिक में भी खास करके सोलर पैनल के माध्यम से यहाँ पर गाड़ियों का प्रमोशन किया जाता है। साथ में इसका समाधान के लिए हम ये भी विकल्प करते हैं कि जो पराली जलाए जाते हैं, इस पर हम रोक लगाएं, क्योंकि पराली जलाने से अत्यधिक मात्रा में कहीं न कहीं कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट होता है, जो एशियन ब्राउन क्लाउड को प्रमोट करता है। तो इस पे भी रोक लगानी चाहिए। खास करके आप देख सकते हैं, जब धान की फसल कटती है, उसके पश्चात ही कहीं न कहीं शीत ऋतु प्रारंभ होती है, तो धान की फसल की पराली जब जलाई जाती है, तो कहीं न कहीं उसका जो धुआं होता है या दिल्ली शहर के आसपास जाता है। आप समझिए, अगर यहाँ पर दिल्ली जैसा शहर स्थित है, तो दिल्ली अगर शहर है, तो दिल्ली का टेम्परेचर देखा जाए अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होगा। और इधर सब गाँव हैं, क्या हैं? गाँव है, ग्रामीण एरिया है और चारों तरफ गाँव है। आप समझ सकते हैं, गाँव का टेम्परेचर कम होगा, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे में क्या होता है, इधर से हवाएं जब चलती हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली की तरफ हवाएं जा करके क्या करती हैं, जो यहाँ का पराली जलाने से जो यहाँ पर स्मॉग निकलता है, यह स्मॉग जाता है दिल्ली शहर में और दिल्ली शहर में पहुंच करके कहीं ना कहीं एशियन ब्राउन क्लाउड को प्रमोट करता है। इसलिए पराली जलाने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। साथ में इस समस्या के समाधान के लिए आप लोग देखे भी हैं, ऑड इवन फार्मूला भी दिल्ली में लागू किया गया था। साथ में पेरीफेरल एक्सप्रेसवे भी बनाए गए हैं बहुत सारे, और इस पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का तात्पर्य यही है कि एक वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है और एक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, जिसके कारण जो भी बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं, बस हैं, जिनका किसी खास करके ट्रक हैं माल के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर मान लेते हैं इनका कोई भी मतलब मटेरियल दिल्ली के संपर्क में नहीं है, तो उसको पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करना होगा और बगैर दिल्ली में प्रवेश किए वो बाहर बाहर ही क्या करेंगे, दिल्ली को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से कहीं न कहीं हम एशियन ब्राउन क्लाउड की समस्या का समाधान करते हैं। और भी बहुत से उपाय हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं और कहाँ तक इस समस्या के समाधान के विषय में आप अपना विकल्प दे सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं फोटोकेमिकल धूम कोहरे में, ये भी पूछा जा सकता है, फोटोकेमिकल धूम कोहरे में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सांद्रता होती है यह उच्च होती है। यहाँ पर जो बात की जा रही है फोटोकेमिकल, ध्यान रखिएगा, यही तो है फोटोकेमिकल, यही है, अर्थात प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो इसी की बात कर रहा है। फोटोकेमिकल धूम कोहरे में किसकी अधिकता होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जब जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, तो जीवाश्म ईंधन के जलाने से या पराली के जलाने से या ईंट के भट्ठे से या औद्योगिक केंद्रों से, यहाँ पर अर्ध जले, जब कोई मटेरियल आधा जलता है तो वहाँ से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से यहाँ पर जो फोटोकेमिकल ये होता है धूम्र कोहरा, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोकेमिकल धूम कोहरे में अर्थात एशियन ब्राउन क्लाउड में किसकी सांद्रता उच्च होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता उच्च होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक भी सिद्ध होता है। उसके पीछे कारण ये है, इससे जो हमारा श्वसन तंत्र है, कोशिकीय श्वसन तंत्र, ये बाधित हो जाता है, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक अस्थायी बंध बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन परिवहन क्षमता है वो घट जाती है और धीरे धीरे हमारी शरीर की जो एक्टिविटीज़ है हीमोग्लोबिन की, यह जब घटने लगती है तो वह व्यक्ति अंतोतगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एशियन ब्राउन क्लाउड हर दृष्टिकोण से हमारे लिए हानिकारक ही होती है। साथ में यहाँ पर कुछ बातें और है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसमें 8 पैरामीटर हैं, लेकिन यह जो
एयर क्वालिटी इंडेक्स है यह स्वच्छ भारत 2014 अभियान के तहत जारी किया गया है और इसके अंतर्गत जो 8 पैरामीटर हैं इसमें नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, पार्टिकुलेटेड मटेरियल 10 है, पार्टिकुलेटेड मटेरियल 2.5 हैं, सतही ओजोन है, फिर यहाँ पर अमोनिया है, सल्फर के डाइऑक्साइड हैं, लेड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो शुरू के ये 5 एलिमेंट हैं, क्या शुरू के ये जो 5 एलिमेंट हैं ये इनको हम कहते हैं मुख्य प्रदूषक। क्या कहते हैं? मुख्य प्रदूषक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कितने आधार हैं जो पॉल्यूटेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, मतलब पॉल्यूटेंट के रूप में कैलकुलेट होते हैं। तो इनके 8 के नाम आप याद रखिए। पार्टिकुलेटेड मटेरियल 10 है, 2.5 है, सतही ओजोन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है। साथ में एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का नाम यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक के रूप में उतना हानिकारक नहीं है जितना यह ग्रीन हाउस गैस को असंतुलित करने में भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा नहीं करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो इन 8 पैरामीटर के आधार पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये तैयार किया जाता है और इसमें कह सकते हैं 0 से 500 अंक में से जिस शहर का या जिस क्षेत्र का अंक 0 से लेकर के 50 के मध्य होता है ये माना जाता है कि यहाँ का एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और यदि मान लेते हैं यहाँ का एयर क्वालिटी 51 से लेकर के 100 तक के अंक को प्राप्त करता है तो यह संतोषजनक की स्थिति में आता है। लेकिन अगर 101 से लेकर के 200 के मध्य में है तो यहाँ पर प्रदूषण है और वो भी सामान्य प्रदूषण है। आप समझ सकते हैं इलाहाबाद जैसा शहर भी, यहाँ का भी अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 200 के पार चला जाता है, अर्थात स्थिति ठीक नहीं है। और दिल्ली जैसे शहर का या दिल्ली के आसपास जैसे शहर का तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खराब होता है, क्योंकि उन लोगों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार रहता है। तो 201 से लेकर के अगर 300 के मध्य में है तो यह खराब स्थिति को इंडिकेट करता है, और अगर 301 से लेकर के 400 के मध्य अंक प्राप्त होता है तो बहुत खराब स्थिति, और अगर 401 से लेकर के 500 के मध्य में है तो गंभीर स्थिति को यह डिनोट करता है। अर्थात यहाँ पर कितने स्टेप हैं या कितने, या यहाँ पर बात कर सकते हैं कितनी श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 6 प्रकार की यहाँ पर श्रेणियाँ बनाई गई। तो इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। साथ में यहाँ पर इससे पूर्व अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स से पूर्व एक जो इंडेक्स इस्तेमाल होता था उसका नाम था व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये जो व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक था इसमें 2009 में इसे संशोधित किया गया और यह 12 आधारों पर कार्य करता कितने आधारों पर कार्य करता था? इसमें 12 पैरामीटर थे, अर्थात 8 पैरामीटर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ही थे, लेकिन 4 जो पैरामीटर थे ये अलग से थे, जैसे बेंजीन है, आर्सेनिक है, निकिल है और बेंजोपायरीन है। तो ये भी पैरामीटर पहले इस्तेमाल होते थे, लेकिन वर्तमान में अब इनका प्रासंगिकता उतनी नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि आपको अगर मान लो कभी पूछ लिया जाए कि व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने पैरामीटर थे, तो आपको बस इतना याद रखना है 12 थे। कितने थे? 12। 8 आपके AQI के थे, साथ में 4 आपके अलग से हैं जिनका नाम आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो औद्योगिक सेक्शन होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी उनका सूचकांक जारी होता है कि किस इंडस्ट्रियल एरिया का किस प्रकार का वहाँ का सूचकांक है। यहाँ पर जो अंक प्राप्त होते हैं ये 0 से लेकर के 100 तक के अंक अलॉट होते हैं, और इसमें भी किस आधार पर यह अंक दिए जाते हैं, तो इनके आधार हैं 6। इन 6 पैरामीटर के आधार पर इसकी स्कोरिंग की जाती है। उस पर्टिकुलर औद्योगिक सेक्शन में वह औद्योगिक सेक्शन कितना जल प्रदूषण कर रहा है, वह औद्योगिक क्षेत्र कितना वायु को प्रदूषित कर रहा है, वह औद्योगिक क्षेत्र कितना खतरनाक अपशिष्ट पैदा कर रहा है, वह औद्योगिक क्षेत्र कितना संसाधनों का उपभोग कर रहा है, और वह औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर 2003 के तहत क्या कार्य कर रहा है, साथ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह क्या कार्य कर रहा है। तो इन 6 पैरामीटर के आधार पर
औद्योगिक सूचकांक जारी किया जाता है प्रत्येक इंडस्ट्रियल एरिया का, चाहे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर आवासीय एरिया है और वहां पर आप कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इंडस्ट्रियों का एक सेक्शन होता है कि कहां पर कौन सी प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जाएगी। लेकिन जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर इन 6 पैरामीटरों का हम कह सकते हैं कैलकुलेशन किया जाता है और उस आधार पर इनको स्कोर दिया जाता है कि कितना स्कोर यहाँ का प्राप्त हुआ है। अब जैसे यहाँ पर 4 प्रकार की सूची तैयार की जाती है। रेड लिस्ट हम उसे कहते हैं, अर्थात जिस औद्योगिक क्षेत्र का जो अंक है या 60 से अधिक हो तो उसको हम कहते हैं यह रेड लिस्टेड एरिया है औद्योगिक केंद्र का, अर्थात यहाँ पर रासायनिक संबंधी उद्योग होते हैं। इसी प्रकार ऑरेंज लिस्ट भी होती है। ऑरेंज लिस्ट का जो स्कोर होता है यह 41 से लेकर के 59 के मध्य होता है और यहाँ पर भी बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं। साथ में ग्रीन लिस्टेड भी इंडस्ट्री होती हैं जिनका स्कोर 21 से लेकर के 40 होता है। व्हाइट लिस्ट भी इंडस्ट्री होती हैं, अर्थात जहां से पॉल्यूटेंट 20 से कम स्कोर के होते हैं। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई इंडस्ट्री दे देगा और पूछेगा कि यह इंडस्ट्री औद्योगिक सूचकांक की किस लिस्ट में विद्यमान है, रेड में है, ऑरेंज में है, ग्रीन में है या व्हाइट में है। तो आपको यह अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना होगा और जवाब देना होगा। तो जैसे अब मान लेते हैं कि कोई कॉरपोरेट ऑफिस है जहां पर किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, सिर्फ वहां पर सर्विस दी जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है। तो जब सेवाएं प्रदान की जाएंगे तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि वो ज़्यादातर ग्रीन एरिया में आएगा। किस एरिया में आएगा? ग्रीन एरिया में आएगा। हाँ, अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई अन्य संस्थान है तो वहाँ से बहुत सारे हजारडस केमिकल भी निकलते हैं, तो ज़्यादातर वो ऑरेंज एरिया में आएंगे। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपके सामने वह विकल्प देगा और प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र किस प्रकार की लिस्ट में आता है। साथ में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 132 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 10 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया। तो कह सकते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 132 शहरों में शुरू किया गया। किसके तहत? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। कब किया गया था? 2019। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि पॉल्यूशन को कम करना है, टू कट पॉल्यूशन। कितने में? इन 102 वर्स्ट अफेक्टेड सिटी, अर्थात 132 शहरों में। ध्यान रखिएगा 132 में से जो 102 शहर हैं, अर्थात जहां का एयर क्वालिटी काफ़ी खराब हो चुका है, ऐसे शहरों को क्या किया जाएगा? वहां के पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जाएगा। किसके तहत? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। और यहाँ पे उद्देश्य क्या रखा गया है कि ये लोग करेंगे क्या? 20 से 30% तक, ध्यान रखिएगा 20 से 30% तक PM 2.5 और PM 10 को घटाएंगे। कब तक? 2024 तक। कब की तुलना में? 2017 की तुलना में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? तो सिंपल सा जवाब होगा PM 2.5 और PM 10 को घटाना है। कितना? 20 से 30%। कब तक? 2024 तक। कब की तुलना में? 2017 की तुलना। यह प्रोग्राम कितने शहरों के लिए बनाया गया है? 132 के लिए। लेकिन कट डाउन करने का जो प्रोग्राम है 102 शहरों का, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। साथ में यहाँ पर अगर बात करें कि अम्ल वृष्टि का, अर्थात अम्ल वर्षा का जो प्रमुख सोर्स है ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात N2O होता है, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। तो अम्ल वृष्टि अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप यही जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जब H2O के साथ क्रिया करता है तो बनता है HNO3, अर्थात नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड भी जब H2O के साथ, अर्थात वर्षा वाले जल के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर बनता है H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, और यह नाइट्रिक एसिड। तो एक प्रकार से अम्ल वर्षा का जो प्रमुख सोर्स है वह यही नाइट्रस ऑक्साइड है, ना कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड। साथ में द्वितीयक जो यहाँ पर कारण है नाइट्रोजन अम्ल वर्षा का, वह है सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है
कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपकरण हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, और खास करके यह इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल ही नहीं बल्कि वर्तमान में जो व्हीकल हैं उन व्हीकल में भी इस प्रकार के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। खास करके अब आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट हमारे किचन बनते हैं उस स्मार्ट किचन में भी इस प्रकार के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है कि जब हम लोग किसी प्रकार का भोजन बना रहे हैं तो वहाँ से जो पॉल्यूटेंट, ये बात करें PM2.5 PM10 जो एमिट होते हैं, वह खुले में, या बात करें स्वच्छता तो शब्द सही नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक एटमॉस्फेयर में ना चले जाए, अर्थात उनको पकड़ लिया जाए, उनको रोक दिया जाए। तो यहाँ पर बैग फिल्टर का प्रयोग तब हम लोग करते हैं ऐसे यहाँ पर कणकीय पदार्थ को रोकने का काम किया जाता है कि जिनका आकार 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास का हो, अर्थात जो काफ़ी छोटे आकार के कणकीय पदार्थ होते हैं जिसके अंतर्गत धुएं तथा कालिक के साथ मिश्रित पार्टिकुलेटेड मटेरियल होते हैं। इनको रोकने के लिए कि यह एटमॉस्फेयर में ना मिल सकें, यहाँ पर हम बैग फिल्टर का प्रयोग करते हैं, और इसका उद्देश्य 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को रोकना, पृथक करना। ये बात स्पष्ट हो गई। इसी प्रकार बेट स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है। बेट स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक प्रकार से फिल्टर ही होता है, और यह जो 50 माइक्रोमीटर से अधिक व्यास वाले कणकीय पदार्थ होते हैं, यहाँ पर इसमें हम बेट स्क्रबर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि बेट स्क्रबर कहाँ प्रयोग करते हैं और बैग फिल्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन एक व्यवस्था और हमको ध्यान रखनी है जो होती है साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर। आप अक्सर देखते होंगे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या जहां पर बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वहां पर उनके साइड के ऊपर एक आप देखते होंगे गोल गोल घूमने वाला पंखा होता है। वो जो गोल गोल घूमने वाला पंखा होता है वह कहीं न कहीं यही साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर होता है। वह करता क्या है कि जो नीचे से ऊपर जाने वाले पार्टिकुलेटेड मटेरियल होते हैं या कणकीय पदार्थ होते हैं, इनको पुनः वह नीचे की तरफ प्रेषित कर देता, ऊपर नहीं जाने देता, अर्थात एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता। यहां पर यह ध्यान रखना है कि धुएं का साइक्लोन चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। इसके फलस्वरूप ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं, और वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का भी प्रयोग किया जाता है, खास करके जब किसी इंडस्ट्री एरिया की हम बात करते हैं तो। ठीक है, यहां पर अगर आगे बढ़ें तो एक बात और ध्यान रखनी है कि एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसके अनुसार स्विस फर्म के द्वारा ये आई है, और यहां पर इस रिपोर्ट का नाम ही है IQ एयर। क्या नाम है? IQ एयर, ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी एयर इसका नाम ही है। ठीक, तो यह जो रिपोर्ट आई है यह रिपोर्ट है 2023 की, और यहां पर इस रिपोर्ट में जो आंकड़ा है यह 2022 का, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत जो है 2022 में विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश है, लेकिन पिछले वर्ष यह 5वें पायदान पर था, अर्थात पिछले वर्ष पॉल्यूशन ज़्यादा था और वर्तमान में पॉल्यूशन की रैंक में भारत कम है। सोच रहे थे पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे, पाँचवें। पाँचवा मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेंट था, अब 8वें स्थान पर आ चुका है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, किसके अनुसार? स्विस फर्म के अनुसार। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के अनुसार कि विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 जो शहर हैं ये भारत के, और एक बात कि भारत में PM2.5 प्रदूषण का 20 से 30% जो कारण है यह कौन है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से सर्वाधिक मात्रा में पार्टिकुलेटेड मटेरियल 2.5 का उत्सर्जन होता है, और वो भी कितना? लगभग 20 से 35% उत्सर्जन जो होता है इसी ट्रांसपोर्ट सेक्शन से होता है। हाँ, अन्य भी सोर्स हैं जहां से पार्टिकुलेटेड मटेरियल 2.5 का उत्सर्जन होता है, जैसे औद्योगिक इकाइयां भी हैं और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं, यहां से भी पार्टिकुलेटेड मटेरियल 2.5 का उत्सर्जन होता है, लेकिन सर्वाधिक जो उत्सर्जन होता है ये ट्रांसपोर्ट से होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि उसी रिपोर्ट के अनुसार यहां पर बात हो रही है कि दिल्ली जो है यह विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है, अर्थात राजधानी की बात हो रही है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। ठीक, साथ में दिल्ली का जो पार्टिकुलेटेड मटेरियल 2.5 है PM, यह सुरक्षित सीमा से 20 गुना अधिक है।
अर्थात जितना अलाउ परमिशन है उससे 20 गुना अधिक दिल्ली में पार्टिकुलेटेड मटेरियल 2.5 विद्यमान है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, इसी रिपोर्ट के अनुसार ये भी बात कही गई है कि 138 मतलब ये जो डाटा लिया गया है या जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, यह रिपोर्ट कैसे बनाई गई है, तो यहाँ पर 131 देश का 30,000 से अधिक ग्राउंड आधारित मॉनिटरों के माध्यम से आंकड़ा लिया गया है। अर्थात काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं व्यवहारिक आंकड़ा है कि ठीक है, कोई यहाँ पर ज़्यादा हम किंतु परंतु नहीं लगा सकते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखनी, इस शीर्ष 10 जो सबसे प्रदूषित देश हैं, इसके अनुसार इसमें आप देख सकते हैं सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? चाड है। चाड है, इराक है, पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, बुर्किना फासो है, कुवैत है, भारत। भारत किस नंबर पर है? 8वें नंबर पर विद्यमान है। और विश्व का जो 4 सबसे प्रदूषित शहर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर है, सबसे प्रदूषित लाहौर है। दूसरे नंबर पर होटन है, तीसरे नंबर पर भिवाड़ी है भारत का, और चौथे नंबर पर दिल्ली है, ये भी भारत। ये सब जो आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े किसके अनुसार हैं? इस फर्म का जो IQ एयर रिपोर्ट है 2023, इसके अनुसार ये आप यहाँ पर आंकड़ा देख रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी ही बातें आज की क्लास में हम लोग करेंगे, शेष बातें अब हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।